अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इन्फोवाला की एक और नए वीडियो में दोस्तों आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जो सीटेट दिसंबर 2024 का उर्दू पेपर 2 का जो है आंसर की करने वाले हैं और आंसर की देखने वाले हैं। पेपर 2 उर्दू लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो जिन्होंने भी सीटेट दिसंबर 2024 में जो है उर्दू पेपर 2 में दिया हुआ है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो वो इस वीडियो को जो है आखिर तक ज़रूर देखें। इसमें जो है मुकम्मल सारे सवालों का मुकम्मल आंसर देखा जाएगा और दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है अपना शुरू करते हैं इसके सवालों को और इसके जवाबों को देखते हैं। आप अपने आंसर्स के साथ इसे मिलान ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिला तमहीद हम सवालों की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 91 से लेकर सवाल नंबर 120 तक उन्हीं लोगों के लिए था जिन्होंने लैंग्वेज 1 उर्दू चुना था। तो ये जो है सवाल नंबर 91 से 120 तक का जो ऑप्शंस है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़बान 1 का जो है ऑप्शन उर्दू चुना था। तो चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला जो है सवाल के लिए जो हिदायत दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और मुताबिल मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 99 तक, यानी कि ये 9 सवाल इसमें है। तो इसमें इक़्तिबास दिया हुआ है दोस्तों, आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका जवाब देंगे। ये था उसका सवाल। तो सबसे पहले हम एक बार इक़्तिबास को पढ़ लेते हैं कि पहले सफ़र के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब कभी सफ़र का नाम न लूँगा और आराम से बगदाद में ज़िंदगी गुजारूँगा। गौर से इक़्तिबास को पढ़ी जाती है। उसमें कुछ महीने इसी तरह गुजर गए, फिर मैं ज़िंदगी से उकता गया। एक दिन शहर से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर जहाज़ पर सवार हो गया। मेरे साथ दूसरे सौदागर भी थे। हम कई दिन तक समंदर में सफ़र करते रहे। वहाँ अगर कोई अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे सस्ते दामों में खरीदते और दूसरे शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते। इस तरह मुझे और मेरे साथियों को इस सफ़र में बहुत मुनाफा हुआ। ये हो गया इक़्तिबास। अब इसी से मुताल्लिक जो है आपको सवाल आने वाले हैं 91 से लेकर 99 तक। तो पहला सवाल देखते हैं। सवाल में जो है मेन चीज़ जो पैराग्राफ का और इक़्तिबास का उस चीज़ पे हम गौर करते हुए उस चीज़ को देखेंगे। तो सवाल है दूसरे शहर में जाकर चीज़ों की कैसी कीमत वसूल करते। ऑप्शन है जैसे तैसे करके माल को बेच देते, उसके बाद अच्छे दाम वसूल करते थे, सस्ते दाम वसूल करते थे, भारी कीमत वसूल करते थे। सवाल क्या है, दूसरे शहर में जाकर चीज़ों को कैसी कीमत वसूल करते थे। अब यहाँ पे जो कीमत वसूल का लफ्ज़ है उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ कि शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते। कहाँ पर? दूसरे शहर में जाके। दूसरे शहर में जाने के बाद क्या करते हैं? शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही, यानी भारी कीमत वसूल करते थे। अगला सवाल देखते हैं। दाम की जमा क्या है? ये दोस्तों दाम की जमा क्या है? दामियातियाँ, दामों, दामियातों। तो यहाँ पे जो जमा इस्तेमाल किया गया है आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे सस्ते दामों। क्या है? सस्ते दामों। तो दाम की जमा क्या है? दामों। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दामों। अगला सवाल है 93। एक दिन उसने शहर जाकर क्या खरीदा? सवाल है एक दिन उसने शहर जाकर क्या खरीदा? अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी, उसने कीमती ज़ेवरात खरीदे, कीमती बर्तन खरीदे, नायाब हीरे खरीदे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए, एक दिन शहर से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर जहाज़ पर सवार किया। तो सही जवाब जो है इसका क्या हो जाएगा? ये जो आंसर हमारा है सही है ऑप्शन नंबर 1, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। उसके बाद अगला सवाल है मुसन्निफ़ और उसके साथियों से इस सफ़र में क्या मिला? मुसन्निफ़ और उसके साथियों से इस सफ़र में क्या मिला? अच्छा तजुर्बा हुआ, बहुत मुनाफा मिला, बहुत नुकसान हुआ, तल्ख़ तजुर्बा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस तरह मुझे और मेरे साथियों को। तो सवाल में जो है ना यहाँ पर जो दिया हुआ है इस मुसन्निफ़ और उसके साथियों से को हो जाएगा को। मुसन्निफ़ और उसके साथियों को इस सफ़र में क्या मिला? तो जवाब यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरे साथियों को इस सफ़र में बहुत मुनाफा हुआ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन में? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ क्या?
अच्छा तजुर्बा, बहुत मुनाफा, बहुत नुकसान, तल्ख तजुर्बा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बहुत मुनाफा मिला। अगला सवाल है, समंदर में समंदर में सफ़र करते हुए अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे कैसे दामों पर खरीद लेते? बहुत कम दामों पर खरीद लेते, सस्ते दामों पर खरीद लेते, महंगे दामों पर खरीद लेते, मुनासिब दामों पर खरीद लेते। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बहुत कम दामों पर और सस्ते दामों पर, यहाँ पे कन्फ्यूज़न की बात है, लेकिन जो आपके इक़्तिबास में दिया हुआ उसी के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अजीब व गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे सस्ते दामों पर खरीदते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 बिल्कुल सही जवाब दिया है जिन्होंने भी दिया है, सस्ते दामों पर खरीद लेते। ठीक है? अगला सवाल है, सफ़र में उसके साथ कौन थे? उसके पड़ोसी थे, उसके दोस्त थे, दूसरे सौदागर भी थे, उसके हाजी। तो सही जवाब क्या है? दूसरे सौदागर भी थे। मुनाफ़ा का मुतज़ाद क्या है? मुतज़ाद मतलब उल्टा। ठीक है? इसका माना मतलब मुनाफ़ा का उल्टा क्या होगा? मुज़िर, नुकसान, फ़ायदा, मुफ़ीद। मुनाफ़ा का मतलब फ़ायदा ही होता है, मुफ़ीद भी होता है, और ये मुज़िर का मतलब नुकसान होता है और नुकसान का भी होता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मुनाफ़ा का क्या होगा? मुनाफ़ा क्या मुज़िर नहीं होगा। मुनाफ़ा क्या क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। मुनाफ़ा का क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है? और क्योंकि ये जो मुज़िर है, ये मुफ़ीद का उल्टा होगा। मुफ़ीद का उल्टा क्या होगा? मुज़िर। इसीलिए मुनाफ़ा का क्या हो जाएगा? नुकसान। ठीक? तो कुछ अगला सवाल है, कुछ दिन के बाद मुसन्निफ़ को क्या लगा? वो एक जगह रहते-रहते थक गया, वो बहुत उदास हो गया, वो ज़िंदगी से उकता गया, उसको आराम से रहना अच्छा नहीं लगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ क्या? बगदाद में ज़िंदगी गुज़ारूँगा, कुछ महीने इस तरह से गुज़रे, फिर मैंने ज़िंदगी से उकता गया। क्या लिखा? फिर मैं ज़िंदगी से उकता गया। ऑप्शन क्या है? फिर मैं ज़िंदगी से उकता गया। तो सही सही ऑप्शन इसका क्या होगा कि वो एक जगह रहते-रहते थक गया, बहुत उदास हो गया, वो ज़िंदगी से उकता गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो ज़िंदगी से उकता गया। ठीक है? दोस्तों अगला सवाल है, पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ़ ने क्या पक्का इरादा कर लिया? कभी कोई चीज़ नहीं खरीदूँगा, कभी सफ़र नहीं करूँगा, कभी पहाड़ पर नहीं जाऊँगा, कभी जज़ीरा पर नहीं जाऊँगा। तो पैराग्राफ को आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले सफ़र के बाद पक्का इरादा कर लिया था कि अब कभी सफ़र ना लूँगा, कभी सफ़र जो है नहीं करूँगा और आराम करूँगा, लेकिन वो उकता गया था। ठीक है? तो कभी जो है कभी सफ़र नहीं करूँगा, कभी पहाड़ पर नहीं जाऊँगा, कभी जज़ीरा पर ना होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कभी सफ़र नहीं करूँगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक शेयर करें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत जल्दी-जल्दी में हम जो है इसको ख़त्म करने वाले हैं ताकि ज़्यादा वक़्त ना लगे और कम समय में जो है आपका ये आंसर की आपको पूरी तरह से तैयार मिले। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, अगले अगले जो सवाल है वो हिदायत पर मबनी है। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुताबिक में से किसी एक मुनासिब, इसी तरह जिस तरह से इक़्तिबास आपने पढ़ा है उसी तरह शेर पढ़ना, इसी के मुताल्लिक आपको जवाब देना था। तो जवाब देखते हैं हम, सवाल नंबर 100 से ले 105 तक, यानी कि ये आपका 6 सवाल लगभग इसमें है। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल देखने से पहले शेर को एक बार पढ़ लेते हैं। माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारी नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, माँ बाप का अजीज हो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत उसका रहना, डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको सहना, दुनिया में की जिन्होंने माँ बाप की इताअत, दुनिया में पाई इज्जत उक़बा में पाई राहत, माँ बाप की इताअत है दो जहाँ की दौलत। ये हो गए अशार। अब इसमें एक नज़्म है, इसके हिसाब से आपको सवाल आया है। सवाल नंबर 1 का, डर है पड़े न सदमा, ऑप्शन है ज़हमत ज़िल्लत क़िल्लत। डर है पड़े न सदमा, यहाँ पे दिया हुआ है कि डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उसको सहना, तो ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर सही है। अच्छा अगला है, शायर ने माँ बाप को और उस्ताद को क्या कहा? खुदा की बरकत, खुदा की रहमत, खुदा की शान, खुदा की नेमत। सबसे ऊपर देखिए, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? खुदा की रहमत है सही जवाब। नेमत की जमा क्या है? नेमताएं, नेमतों, अनअम, नियामत। अब यहाँ पे देखिए कि नियामत का जमा क्या इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नियामत
तुम्हारी नियामत, यहाँ पे नियामत दिया हुआ है, इसमें नियामतों का जमा इस्तेमाल, यहाँ पे नियामत का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो फिर जो इसका सही जमा है उसको आपने जो जानते हैं उसके हिसाब से लगाना होगा। नियामत की जमा नियामताएं नहीं है, ठीक है, अनाम नहीं है, नियामत भी नहीं है, सही क्या है, नियामतों, ठीक है। अब शायर के नज़दीक माँ बाप की इताअत करते हैं उन्हें क्या मिलता है? 103 सवाल नंबर, शायर के नज़दीक माँ बाप की इताअत करते हैं उन्हें क्या मिलता है? दुनिया में आराम, ज़िंदगी में कामयाबी, दो जहां की दौलत, दुनिया में आशाइश। तो हम पैराग्राफ के हिसाब से देखते हैं कि क्या लिखता है। यहाँ पे लिखा है माँ बाप का अजीज़ हो दुश्वार है जहाँ डर है पड़े ना। दुनिया में जिन्होंने माँ बाप की इताअत, दुनिया में पाई इज्जत, उक़बा में पाई राहत, ठीक है। माँ बाप की इताअत है दो जहां की दौलत। तो ऑप्शन यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? माँ बाप की इताअत क्या है? दो जहां की दौलत। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 नंबर ऑप्शन सही है, सही है। अगला सवाल है 104 नंबर, शायर के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा हुआ है? माँ बाप की नसीहत में क्या है? प्यार है, शहद है, अमृत है, मिठास है। प्यार, शहद, अमृत, मिठास। ये शहद और अमृत और मिठास और प्यार, तो ये दोनों का मानो तो एक ही है, लेकिन जो है चूँकि उर्दू और क्या कहता है हिंदी का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अमृत। शहद नहीं मारना है, जिन्होंने शहद मारा है गलत मारा होगा। अमृत सही जवाब क्या हो गया? अमृत। प्यार भी नहीं, सही जवाब। माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा है? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अब फिर से एक बार देख लें। कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत। तो सवाल जो पूछा गया है आपको इक़्तिबास के हिसाब से ही जवाब देना है, ठीक है। प्यार भी होता है, शहद भी होता है, मिठास भी होता है, लेकिन इक़्तिबास में क्या है? अमृत। तो आपको सवाल का जवाब क्या देना है? अमृत। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी अमृत। शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना ना मानने से क्या होगा? ज़िंदगी में नाकामी का सामना करना पड़ेगा, दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा, दुनिया में लोग बुरा भला कहेंगे, दुनिया में लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। यानी कि चारों ऑप्शन तो एक तरह से सही चीज़ है, लेकिन शायर के नज़दीक यानी कि इस शायर ने शेर में क्या जो है कहा है? तो शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना न मानने से क्या होगा? माँ बाप का कहना न मानने से क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं। माँ माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना। यानी इज्जत से रहना दुश्वार है पहला, डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको, जिल्लत और इज्जत का दुश्वार हो जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना न मानने से क्या होगा? ज़िंदगी में नाकामी का सामना, ठीक है, ये नहीं होगा। दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा, ये हो गया, ये सही ऑप्शन, ठीक है। दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा। अगला सवाल है, मवाद के मुस्तरद होने का मतलब क्या है? जी, अब पेडागोगी में चला गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर होता है। मवाद का मुस्तनद होने का मतलब, यानी मुस्तनद मतलब प्रूव्ड, ठीक है, सत्यापित, मुस्तनद। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वो ऑप्शन दिया हुआ वो मवाद जो बच्चे अपने साथ घर से लाते हैं, उस्ताद के ज़रिए अपनी क्लास के लिए तैयार किया गया हुआ मवाद, ज़िम्मेदार मुक़्तदिर लोगों के ज़रिए तैयार किया गया मवाद, असल ज़िंदगी से मवाद लेकर तहरीर किया गया मवाद। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए ज़रा। इसका जो सही आंसर है वो है असल ज़िंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया और तहरीर किया गया मवाद। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। अगला सवाल है, 5वीं जमात का आकिफ ये समझता है कि सुनने में सुनने में क्या? हर आवाज़, लफ्ज़ और फिर जुमला को सुनना शामिल है ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। इसके मुताबिक सुनने की आमोज़श के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ना ऊपर से नीचे और ना नीचे से ऊपर का तरीका, ऊपर से नीचे का तरीका, नीचे से ऊपर का तरीका, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का तरीका। तो देख सकते हैं यहाँ आवाज़, लफ्ज़, फिर जुमला। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर का तरीका। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। अगला सवाल है, ज़बान की आमुजश में कुल महारत क्या है? ज़बान की आमुजश में
कुल महारत क्या है? ये समझना कि तमाम इंसानों के पास कई ज़बानों का निज़ाम होता है। ये समझना कि तमाम इंसानों के पास कई ज़बानों का निज़ाम होता है। ज़बान को एक निज़ाम अमल के हिस्से से समझना और इतलाक़ करना। ज़बान को कवायद के एक निज़ाम के हिस्से से समझना और इतलाक़ करना। हर ज़बान को एक आम साख़्तियाती निज़ाम के हिस्से से समझना। तो इसका सही आंसर है ज़बान को एक निज़ाम अमल के हैसियत से समझना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, यहाँ पर कुछ मतन या बयानात दर्ज किए जा रहे हैं, मालूम कीजिए ये मतन ज़बान की मख़सूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है? यानी मालूम ये करना है कि ज़बान जो है किस किस्म की जो है किस तरह की ज़बान की नुमाइंदगी करता है। तो दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है। इसका मतलब ये है कि मुल्क का हर शहरी मर्द व ज़न, मज़हब, अक़ीदा, इलाक़ा, ख़ित्ता, तालीमी और माशी पस मंज़र से क़त्ए नज़र बराबर है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में आदमी मसावत नहीं है। हाँ, ये मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक की बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। तो ये क्या है? किस तरह की जो है ज़बान है? तो ऑप्शन में है साइंसी ज़बान, नहीं है, सियासी ज़बान, नहीं है, समाजियाती ज़बान, कानूनी ज़बान। तो इसका सही ऑप्शन है जो इन्होंने लगाया है वो सही है, समाजियाती ज़बान। ठीक है? अगला सवाल है, छठी जमात का उस्ताद साबिक़ा मालूमात और पढ़े हुए मतन के तजरबात से मरबूत करने के लिए मशक़ी सरगर्मी देता है, लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोज़गारों को वो तस्वीरें देखने के लिए कहता है जो मतन के हवाले से बनी हुई है, वो अपने आमोज़गारों से क्या चाहता है? तो दोस्तों, यानी पढ़ाने से पहले छठी जमात का जो उस्ताद जो है पढ़ने से पहले जो है तस्वीर वगैरह दिखाकर जो कि उस मवाद से मुताल्लिक़ है, जो भी वो पढ़ाना चाहते हैं सब्जेक्ट उससे मुताल्लिक़ है, तो उससे आखिर वो क्या हासिल करना चाहता है सीखने वालों से, उस तालिब इल्म से। तो ऑप्शन है तस्वीरों को समझाना, तस्वीरों के ज़रिए कहानी को विज़ुअलाइज़ करना, तस्वीरों की तहसीन, पढ़ने वाले मतन के बारे में पेश गोई। तो ये भी नहीं होगा, तस्वीरों की तहसीन भी नहीं होगा, तस्वीरों को समझाना भी नहीं होगा। तस्वीरों के ज़रिए जो कहानी है, चूँकि उस कहानी में तस्वीर से मुताल्लिक़ वो कहानी है, तो तस्वीरों के ज़रिए कहानी को विज़ुअलाइज़ करना, फ़ोटो के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए। सही ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल है दोस्तों, सवालों को अगर अच्छे से एक बार पढ़ा जाए, गौर से पढ़ा जाए तो सवाल जो है उसी में सवाल का जवाब भी छुपा हुआ रहता है। आमोज़गारों की आमोज़िश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है। रिकॉर्ड यानी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, मुस्तकिल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। आमोज़गारों की आमोज़िश का यानी शिक्षा जो स्टूडेंट्स हैं उसके शैक्षणिक रिकॉर्ड जिसको बोल सकते हैं, उसको किस में होता है? तशख़ीसी जाँच, पोर्टफोलियो, मुसलसल और जामे अंदाज़ा क़द्र, महारत का अंदाज़ा क़द्र। तो किस में होता है? तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है? पोर्टफोलियो में। किस में होता है? पोर्टफोलियो। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन वसूल महारतों में से है? कौन वसूल महारतों में से है? तो सवाल है सुनना और पढ़ना, सुनना और लिखना, पढ़ना और बोलना, बोलना और लिखना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सुनना और पढ़ना। अगला सवाल है, बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं वो वहाँ की ज़बान सीखते हैं। ठीक है? इस तरगीब को क्या कहते हैं? यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाहर नौकरी करने के लिए चले जाते हो और वहाँ पर रहकर वहाँ के माहौल से, वहाँ के लोगों से जो है ज़बान को सीख लेते हैं। तो ऐसे इस तरगीब को क्या कहते हैं? ये न तो इंज़िमामी है और ना ही हिदायती। इंज़िमामी और हिदायती तरगीब, इंज़िमामी तरगीब, हिदायती तरगीब। तो ये किस तरह का जो है ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही है, यानी कि हिदायती तरगीब है। ठीक है? अगला है, दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान नहीं है? क्लासिकी ज़बान। ठीक है? तो हिंदी, तमिल, उसके बाद संस्कृत, तेलुगु। तो ऑप्शन इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1 यानी हिंदी जो है क्लासिकी ज़बान नहीं है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु ये सब जो है क्लासिकी ज़बान है, जो कि बहुत पुरानी ज़बान है जिसका एक इतिहास है। ठीक है? अगला सवाल है, दर्जन में से कौन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, इस चीज़ को गौर करेंगे। ठीक है? फ्रांसीसी की एक ज़बान के तौर पर सिफारिश की गई है जिसे फ्रांसीसी एक ज़बान के तौर पर सिफारिश की गई है जिसे इज़ाफ़ी ज़बानों के तौर पर पढ़ा जाए। ठीक है?
सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादल के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना। से लिसानी फार्मूले के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना। से लिसानी फार्मूले में गैर मुल्की ज़बानें शामिल नहीं है। जब आप ऑप्शंस पढ़ रहे होते हैं तो लग रहा होगा कि दिमाग घूम रहा है, लेकिन गौर से पढ़ने पर जो है आपको ऑप्शंस में जो है सवाल के जवाब छुपे हुए मिलते हैं। तो से लिसानी फार्मूले के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना ये जो है लाजमी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ऑप्शन यहाँ है कि पॉलिसी के गैर मुल्की ज़बानें पढ़ने के बारे में सही नहीं है। से लिसानी फार्मूले के तहत एक ज़बान के तौर पर गैर मुल्की ज़बानों को पढ़ना, ये जो है ऑप्शन नंबर ये सही होगा, यानी ये नहीं है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से। क्योंकि गैर मुल्की ज़बान में बहुत सारी ज़बानें हैं, अरबी, फ़ारसी वगैरह, तो आप कुछ भी पढ़ना आपको पढ़ना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल है, दरअसल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है? दरअसल में से कौन ज़बान जानने के बारे में बात कर रहा है? हिकमत अमली में महारत, तौज़ीही मालूमात, उसूली और तरीक़ा जाती मालूमात, कवायद की मालूमात। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है हिकमत अमली में महारत। हिकमत अमली में महारत। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मंदरज़ेल काम को फ़रोग़ देता है। बोलने की सरगर्मी को फ़रोग़ के लिए जो है मंदरज़ेल काम को फ़रोग़ देता है। क्या? रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम। इसके बारे में 5 जुमले बोलना। क्या ये अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं है? अपने सही जवाब और वजह का इंतखाब करें। यह अच्छा काम नहीं है क्योंकि इसका कोई सियाक नहीं है और तलबा रेगिस्तान और उसके हालात के बारे में बोलने के लिए मवाद से खाली है। यह अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है कि तलबा ने अपनी जोग्राफिया की क्लास में इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में बोलने के लिए उसके पास मवाद हो। यह अच्छा काम है क्योंकि ये तलबा को रेगिस्तान के बारे में बात करने का मौका फराहम करता है। ये अच्छा काम नहीं है क्योंकि ये मुमकिन है कि बाज़ तलबा इसके बारे में न जाने। इसमें सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है तलबा अपनी जोग्राफिया की क्लास में इसके बारे में पढ़ा हो और इसके बारे में बोलने के लिए उनके पास मवाद हो। ठीक है। अगला सवाल है कि दरअसल में से कौन सा बयान ज़बान की एक बोली के बारे में सही है? बाज़ औक़ात मुख्तलिफ समाजी ग्रुप एक ही ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों को बोल सकता है। ज़बान की बोली एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बदलती रहती है। ठीक है। ज़बान की बोली, ये ऑप्शन एक सही ऑप्शन है कि ज़बान की बोली एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बदलती रहती है। एक ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों के बोलने वाले एक दूसरे की बोलियों को समझ सकते हैं। एक ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों को बोलने वाले एक दूसरे की बोलियों को समझ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बोली एक बड़ा ज़ुमरा है जबकि ज़बान छोटा ज़ुमरा है। ये बिल्कुल ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 है, ज़ुबान की बोली एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बदलती रहती है। ये जो है सही आंसर है। अगला अगला सवाल है कि दरअसल में से कौन सा काम मरबूत आमोज़शी महारतों को फ़रोग़ देता है? आर्टिकल लिखना, रोल प्ले, मुफ़व्विज़ा काम, प्रोजेक्ट काम। तो इसका सही आंसर है रोल प्ले। ठीक है। अगला है साबिक साबिक नहीं, यहाँ सियाक। सियाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं? सियाक में ज़बानों को की शकू ज़बानी की शक्कों को मुतारुफ कराना और आमोज़गारों को इस पर गौर करने के लिए आमादा करना, असल ज़िंदगी के सियाक में इसके इस्तेमाल के काबिल बनाना और उसकी बाज़ियाफ़त के ज़रिए आमोज़गारों की तवज्जो इस हैत की जानिब मबज़ूल कराना, शऊर की आगाही, खाका की आगाही, इस्तिखराजी तरीक़ा, बाज़ियाफ़त तरीक़ा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2, यानी खाका की तख्लीक, ये सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आपका जो है पेपर 1 जिसका उर्दू था उसके लिए, जो पेपर 1 जिसके लिए था उसके लिए आपका यहाँ सवाल नंबर 120 तक। तो सब लोगों ने उम्मीद है अपना मिलान कर लिया होगा।